नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है साइबर कैफे। हम दोस्तों ये लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, बहुत सी प्रॉब्लमें हो रही हैं, सबको प्रॉब्लम हो रही है, पूरे देश को प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन क्या किया जाए, अगर कोरोना से हम लोगों को लड़ना है, जीतना है, तो हम लोगों को जो सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उस पर हम लोगों को रहना पड़ेगा। और इसी का एक और भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि जितने भी लोग हैं, बैंक जो काम है ऑनलाइन ज़्यादा हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से बैंक हम खुल नहीं है, तो हर आदमी सोच रहा है कि हम बैंक पर ना जाए और अपना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवा दें। इसमें ज़्यादा लोगों को ये ऑब्जर्व हो गया है कि मान के चलिए जो फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले भी इसी लॉकडाउन का फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे मान के चलिए जो एटीएम आपके पास है, आप बैंक नहीं गए, आपके एटीएम से आपके पैसे निकल गए या आपके बैंक से पैसे निकल गए, तो ये तरीके से जो भी आपके प्रॉब्लम आती हैं उसके बारे में जो हम अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उसके बारे में पूरा उसका सलूशन दिया गया है। आपको अगर आपका पैसा निकल जा रहा है किसी कारणवश, आप जिसमें आप पैसा नहीं निकाला है या किसी आपको पता नहीं है, बैंक को पता नहीं है और थर्ड पार्टी ने आपका पैसा निकाल लिया है, तो उस पर क्या कार्रवाई आगे करनी है, कैसे आपको पैसे वापस लेने हैं, उन सबों के बारे में मैं आगे जो वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। एक बहुत ही अच्छे जानकार हैं, उनके बारे में उनका वीडियो चलता रहता है, उन्हीं का वीडियो मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ आएगा। और चलिए देखते हैं आगे वीडियो। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का चलन बढ़ता जा रहा है और ऐसे में कई बार बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं, जैसे कि आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं या एटीएम से पैसे निकाल लिए जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कार्ड की क्लोनिंग हो जाती है, आपका कार्ड आपके पास होता है लेकिन कोई आपका कार्ड इस्तेमाल करके एटीएम से पैसे निकाल लेता है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हो जाता है जबकि आपका क्रेडिट कार्ड आपके पास होता है, या नेट बैंकिंग से अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होते हैं। तो इस तरह की शिकायतें बहुत सारी आती हैं और ऐसे में कई बार कस्टमर को यह नहीं पता होता है कि मुझे क्या करना है या मेरी लायबिलिटी क्या है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि यदि कभी आपके साथ ऐसा होता है या आपको ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो उस केस में आपकी क्या लायबिलिटी है, आपको क्या करना चाहिए, आपको पैसे आपके वापस कैसे मिलेंगे। तो इससे पहले कि इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं, एक बार फिर आपको याद दिलाऊंगा कि यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लोगों को इसके बारे में और जानकारी दें। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि कई बार जब अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होते हैं तो लोग बहुत घबरा जाते हैं और समझ नहीं आता है कि ऐसे में क्या करना है। तो मैं बताऊंगा कि आरबीआई के इस बारे में क्या निर्देश हैं। तो यदि आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं और यह बात मालूम चलती है कि इसमें कुछ बैंक की नेग्लिजेंस है, यदि बैंक की नेग्लिजेंस की वजह से पैसे निकल जाते हैं अकाउंट से, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होता है, यहां पर आप शिकायत करें या ना करें, इसमें आपकी जीरो लायबिलिटी होती है। दूसरी बात, यदि कभी फ्रॉड होता है जहां पर थर्ड पार्टी की वजह से फ्रॉड हुआ, ना तो आपकी गलती है ना बैंक की कोई गलती है, बैंक की कोई डेफिशिएंसी नहीं है और यहां पर फ्रॉड हो जाता है, तो इस केस में आपके पास जब भी बैंक से कोई कम्युनिकेशन आता है उसके बाद आप बैंक को नोटिफाई कर देते हैं, कंप्लेंट कर देते हैं। विद इन 3 डेज, उस कम्युनिकेशन आने के 3 डेज के अंदर अगर बैंक को आप नोटिफाई कर देते हैं तो यहां पर आपकी जीरो लायबिलिटी होगी, आपकी कोई भी लायबिलिटी यहां पर नहीं होगी। यदि कभी ऐसा होता है कि आपकी किसी वजह से, यानी कि आपने कोई अपना अकाउंट या पिन ये किसी को दे दिया, किसी का शेयर कर दिया और इस वजह से कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, तो इस केस में जब तक आप बैंक को नोटिफाई नहीं करते हैं, यदि आप विद इन 3 डेज बैंक को नोटिफाई कर देते हैं या जब भी करते हैं, तो तब तक की जो लायबिलिटी होती है वो आपके ऊपर होती है और उसके बाद का ट्रांजैक्शन जो भी होगा उसके लिए बैंक जिम्मेदार होगा। कई बार आपने अगर इन्फॉर्म कर दिया कि आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया है, आपने कंप्लेंट दर्ज करा दी, उससे पहले जो फ्रॉड हो गया उसके लिए जिम्मेदारी आपकी है, पर जैसे ही आपने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया उसके बाद की जिम्मेदारी बैंक की होगी, आपको कोई भी उसके लिए लॉस बेयर नहीं करना होगा। जहां पर यह पाया जाता है कि जो फ्रॉड हुआ है उसमें ना तो आपकी मिस्टेक है ना बैंक की मिस्टेक है, लेकिन किसी
थर्ड पार्टी ने फ्रॉड किया है और बैंक की कोई डेफिशिएंसी नहीं पाई जाती है, आपने भी अपना पासवर्ड पिन किसी के साथ शेयर नहीं किया है, आइडेंटिटी रिवील नहीं की है, तो उस केस में यदि आप 3 दिन से ज्यादा का वक्त हो जाता है, आप बैंक को नोटिफाई 3 दिन में नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में आपकी थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। यानी ऐसे केस में यदि आपका बेसिक सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट है तो उस केस में आपकी जो लायबिलिटी है, जितना पैसा आपके अकाउंट से अनऑथराइज्ड तरीके से निकल गया है उतना, या फिर मैक्सिमम 5,000 रुपीज तक की लायबिलिटी आपकी होगी। ये कब? जब आप 3 दिन के बाद, यानी कि 4 से 7 दिन में आप बैंक को नोटिफाई कर रहे हैं उस केस में। और यदि ये आपका कोई क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट 5 लाख से कम की है, या कोई कैश क्रेडिट या फिर करंट अकाउंट है, इस केस में आपकी लायबिलिटी जितना पैसा निकला है उतना, या फिर जितना मतलब फ्रॉड हुआ है उतना, या फिर मैक्सिमम 10,000 रुपीज की आपकी लायबिलिटी होगी। और यदि क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख के ऊपर है और इस तरह से कोई फ्रॉड होता है वहां पर, तो आपकी जो लायबिलिटी है वो जितना भी फ्रॉड हुआ है वो, या फिर मैक्सिमम 25,000 तक की आपकी लायबिलिटी बनेगी। तो ये थी बातें कि जहां पर आपके कार्ड से अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, उस केस में आप बैंक को इन्फॉर्म करते हैं, 3 दिन में इन्फॉर्म करते हैं या 3 दिन के बाद में करते हैं। और यदि आप 7 दिन तक भी बैंक को इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं, उसके बाद में आपने इन्फॉर्म किया, तो उस केस में फिर बैंक के बोर्ड की अप्रूव्ड जो पॉलिसी होगी उसके हिसाब से आपको कंपनसेशन या फिर आपकी जो लायबिलिटी है वो तय की जाएगी। तो दोस्तों, यदि इस तरह से आपके अकाउंट से फ्रॉड हो जाता है, अब आप क्या करेंगे? आप बैंक को इन्फॉर्म कर रहे हैं। अगर बैंक आपकी बात सीधी तरीके से नहीं सुन रहा है, आपने सिंपल कंप्लेंट की और ब्रांच में कंप्लेंट की, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो बैंक के ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर के पास अपनी कंप्लेंट दर्ज कराइए। आप राइटिंग में कंप्लेंट दीजिए और उसकी एक्नॉलेजमेंट आपको जरूर लेना चाहिए। चाहे आप ब्रांच लेवल पर भी कंप्लेंट कर रहे हैं तो उसकी आप कंप्लेंट की कॉपी जरूर लें। आप फोन के थ्रू कंप्लेंट कर रहे हैं तो भी अपना एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर या कंप्लेंट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जरूर लें। आप हो सके तो पुलिस में भी इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। और आपने कंप्लेंट जब ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर के पास की और वहां से आपको कुछ सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं मिला, तो उसके बाद में आप इसको एस्केलेट करें। बैंक का इंटरनल ओम्बड्समैन भी होता है, यह भी एक सिस्टम होता है, तो आप इंटरनल ओम्बड्समैन के पास कंप्लेंट दर्ज कराएं। लेकिन उसके बाद भी यदि आपको आपके पैसे वापस नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहां पर विद इन 10 डेज आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस आने चाहिए। यदि बैंक कुछ इन्वेस्टिगेशन करता है, उस केस में भी शैडो क्रेडिट, यानी कि आपके अकाउंट में पैसे पहले आ जाएंगे और उसके बाद बैंक अपना जो इन्वेस्टिगेशन है उसको पूरा करेगा। और बैंक को 90 डेज में ये इन्वेस्टिगेशन पूरा करना होगा। यदि 90 डेज में इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है तो उस केस में भी आपको आपका पैसा मिल जाएगा। और यह बात तय करना कि इसमें क्या कस्टमर की गलती थी, डेफिशिएंसी या रेस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर के एंड पे थी, यह जिम्मेदारी बैंक की है, आपकी नहीं है। तो बैंक प्रूव करेगा कि यहां पर जो गलती हुई है वो आपसे हुई है, आपने कोई जो अपनी आईडी है वो रिवील की है। ये सब जिम्मेदारी बैंक की है कि वो इस बात को प्रूव करेंगे। अगर वो नहीं प्रूव कर पाते हैं तो इसका मतलब आपकी कोई मिस्टेक नहीं है और आपको आपका पूरा पैसा, क्योंकि जैसे मैंने बताया 10 डेज में आपका शैडो क्रेडिट आ जाता है, यानी कि अकाउंट में पैसा आ जाता है। लेकिन उस केस में ऐसा होता है कि बाद में अगर यह पाया जाए कि उसमें मिस्टेक आपकी थी तो बैंक उस पेमेंट की रिकवरी कर सकता है। लेकिन 90 डेज में यदि वो इन्वेस्टिगेशन पूरा खत्म हो जाता है और वहां पाया जाता है कि इसमें आपकी मिस्टेक नहीं है, या फिर बैंक प्रूव नहीं कर पाता है, दोनों ही केस में फिर वो पैसा बैंक आपसे वापस नहीं ले सकता है, वो पैसा आपको मिल जाएगा। अब यहां पर यदि बैंक आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपको पैसा वापस नहीं दे रहा है, और जैसा मैंने बताया कि ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर से आपने शिकायत कर दी, इंटरनल ओम्बड्समैन में शिकायत कर दी, आपने नोडल ऑफिसर, ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर के बाद आप प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को शिकायत कर सकते हैं। और उसके बाद में ये जो मैंने बताया कि इंटरनल
ओम्बड्समैन है वहां पर शिकायत करते हैं, यहां पर आपकी शिकायत नहीं सुनी जाती है, तो फिर आपके पास आरबीआई की जो ओम्बड्समैन स्कीम है, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है, उसके अकॉर्डिंग आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के तहत आपने शिकायत कैसे दर्ज करा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप उस पर चर्चा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही जितना अधिक से अधिक हो सके इसको शेयर भी करें। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।